दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DSSS स्पेशल एजुकेशन की तैयारी। दोस्तों देखिए, अब तक हम 300 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है 300 प्रश्नों के बारे में। यानी कि एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरिटी हुआ होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन का। दोस्तों जैसे कि हम स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी को कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन मतलब सेक्शन बी से हर टॉपिक से रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, पेडागोजी हो गया, ठीक है, सबसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस है डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों आज भी हम कुछ 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 301 से लेकर 320 तक, यानी कि 301 से लेके 320 तक, यानी कि पूरे 20 क्वेश्चनों पर आज भी बात होगी विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों देखिए, जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं ना, बाद में पूछते हैं मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ नहीं आया। आप एक काम कीजिए, पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, ताकि आप हर एक शब्द को जैसे जैसे मैं नोट करती हूँ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला देखिए 301 प्रश्न नंबर, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। यानी कि मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। मानचित्रण किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, मन की, नोट करते जाइए आप, मन की क्रियाशीलता पर, क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक। यानी कि किससे संबंधित है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, इसका संबंध है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको आ सकता है, मन की क्रियाशीलता प्रक्रिया, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान एक कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, मानचित्रण करने की प्रक्रिया है, या मानचित्र, मन का मानचित्र करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप देख लीजिए, मैंने लास्ट के पेपर जो देखे हैं, 3 पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और दोनों तरीकों से, जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप ब्रैकेट में उस तरीके को, मैं उस क्वेश्चन मेथड को भी नोट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 302 प्रश्न नंबर, किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। अब से हमने मान लीजिए, अब से हमारा जो 10वां क्लास हुआ होगा, 10 मतलब हमारा क्वेश्चन सीरीज रहा होगा 40 से 60 तक का, उसमें 41 से 60 तक के शायद उसमें मैंने ये क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री है, किया था ना हमने, जिसमें प्रतिक्षेपण लिखा हुआ था, प्रतिक्षेपण सामग्री, सहायता सामग्री कौन कौन सी, और हमें प्रतिक्षेपण का मतलब नहीं पता था, उसका मतलब होता है प्रोजेक्टेड एड। उसमें क्वेश्चन इस तरीके से था हमारा, प्रतिक्षेपण साधन क्या है। अब प्रतिक्षेपण साधन इतना हिंदी शुद्ध शब्द आ गया, समझ नहीं आया, उसका क्वेश्चन आंसर था दोस्तों, अगर इंग्लिश पढ़ ले, प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने एपेडाइस्कोप किया था, स्लाइड किया था, और ओवरहेड प्रोजेक्टर था, हमारा कंप्यूटर था। तो वे सारी चीजें क्या थी, हमारी प्रोजेक्टर सहायता सामग्री, यानी कि हमारे प्रतिक्षेपण सहायक सामग्री थे। अगर अब हम बात करें कौन सा नहीं है, तो देखिए वे सारी चीजें ऐसी थी जिसमें हम देखकर सुनकर दोनों तरीके से कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या, तकनीकी पर आधारित थी वो। अब ये देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टेड सहायता सामग्री नहीं है, तो वो एक है जिसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, वह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन 303 प्रश्न नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक यूनिक योग्यता होती है, जैसे किसी में सिंगिंग की होती है, किसी में डांसिंग की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में एक यूनिक योग्यता
योग्यता ना हो। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक योग्यता के लिए यूनिक योग्यता कहा है, जिसमें वह व्यक्ति सबसे ज्यादा योग्य है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक योग्यता बताइए। तो उनका जो सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल लेता है? तो वह बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, विलक्षण योग्यता पर, यानी कि उसकी यूनिक एबिलिटी पर बल देता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो बल देता है, किस पर बल देता है? कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, तो विलक्षण योग्यता पर बल देता है। अब मैंने हिंदी शब्द इसलिए लिखा है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। कभी कभी हमें इंग्लिश वर्ड नहीं मिलता है, हिंदी नहीं मिलता है। अब क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, ये आंसर दे दिया, अब ये कहे कि ये कथन किसका है? जिसने कहा है प्रत्येक बुद्धि की, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, किस सिद्धांत पर बल, कौन सा सिद्धांत इस कथन पर बल देता है, या किसका सिद्धांत इस कथन पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता है। ठीक है, यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता पाई जाती है, यूनिक एबिलिटी पाई जाती है। तो आपको ये दोनों, हार्वर्ड गार्डनर भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद उनका कथन क्या है, उन्होंने क्या कहा है, और उनका बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है, पूरा नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 304 प्रश्न नंबर, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम देखें, अब इसमें बोला है मानव विकास, मानव विकास, मानव के अंदर जितने विकास के क्षेत्र हैं, क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुख्य अगर हम बात करें, मुख्य हमारे पास आएंगे 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें तो कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया है? सबसे पहला है दोस्तों शारीरिक, ठीक है, दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक, तीसरा है हमारा संवेगात्मक, चौथा है हमारा सामाजिक। ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि 4 विकास है। इन 4 क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 305 प्रश्न नंबर देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा है, वो कह रहे हैं संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये देखा जीन पियाजे का है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अब एक काम कर लीजिए, आप पहले तो लिखिए, नोट करके जीन पियाजे डालिए ब्रैकेट में, और उसके बाद आप इस कथन को नोट करिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है तो समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया। पता है आपको क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका कि ये कथन किसका है, या किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, या किसने इस कथन पर बल दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समायोजन की प्रक्रिया है। तो किसने? जीन पियाजे ने। आप इसको नोट कर लीजिए, और ये लिखने के बाद, उसका आंसर लिखने के बाद ब्रैकेट में आप जीन पियाजे कर लीजिए, आपको याद रहेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 306 प्रश्न नंबर, मानसिक विकास की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? इसके भी ब्रैकेट करके आप जीन पियाजे डाल लीजिए। जीन पियाजे ने जो हमारे विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, वो उनकी एक ये अवस्था है जो लास्ट है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, मानसिक विकास की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो वह अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको आ सकता है, किस अवस्था में बच्चा, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो वह अवस्था है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद लास्ट
लास्ट में जीन पियाजे लिख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जीन पियाजे की जो चार अवस्थाएं हैं उनमें से एक जो सबसे लास्ट की अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन उन्होंने कहा है, तो वह कब करने लगता है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 307, एक अध्यापक ने विद्यार्थी को टीएटी दिया ताकि उसकी पहचान की जा सके। अब टीएटी क्या है, टीएटी एक टेस्ट है दोस्तों, एक परीक्षण है जिसमें क्या है, विद्यार्थियों का क्या, व्यक्तियों का, मानव का, उसका हम क्या करते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें हम व्यक्ति के क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को टीएटी टेस्ट दिया ताकि उनकी पहचान की जा सके। तो जो कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, हम किसकी पहचान करते हैं, पर्सनैलिटी की। तो किसकी पहचान की जा सके, व्यक्तित्व की। नोट कीजिए इसको, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, आप इसको एक बार इसका डिटेल एक्सप्लेन भी लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है टीएटी दे दे आपको और विस्तार पूछ ले इसका, ठीक है, एक्सप्लेन पूछ ले, इसका फुल फॉर्म पूछ ले, तो आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 308, 108 प्रश्न नंबर, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे कब कैसे चिंतन करते हैं। उन्होंने कहा है, कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास में कहा है, कह रहे हैं कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे कब कैसे चिंतन करते हैं। तो दोस्तों बच्चों की अगर बात की जाए तो अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं, अलग आयु में अलग तरीकों से। जैसे जैसे बच्चों का विकास होता जाता है, आयु बढ़ती जाती है और विकास आ जाता है, उसके बाद और सोच समझ बढ़ जाती है उनकी, उसी तरीके से क्या करती है वे, उनकी सोचने समझने की तरीका बदल जाता है, तो चिंतन करने का तरीका बदल जाता है। ज्यादा अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, जैसे ही बच्चे का विकास होगा वैसे ही क्या करेगा, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 309, 309 प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो क्या कहलाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, जब पूर्व का अधिगम यानी कि पहले सीखा हुआ कोई भी कार्य है, ठीक है, या पहले पुराना सीखा हुआ, पूर्व का मतलब क्या होता है, पिछला, पुराना, ठीक है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी कि जो कार्य मैंने पहले सीखा अब मैं उसको दोबारा सीखने में मेरे लिए बिल्कुल प्रभावित नहीं है। जो चीज मैं पहले, जब मान लीजिए मैं कंप्यूटर आता था मुझे, अब क्या है, पहले मैं बहुत अच्छे से काम करती लेकिन आज मैं देखूं तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि पूर्व का सीखा हुआ मेरा जो अधिगम था आज की नई स्थिति में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है, जीरो रिएक्शन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 310 यानी कि 310 प्रश्न नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों है, सबसे पहले तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, तो ऑप्शन उसमें आएगा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार, ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, अपना अनुवांशिक प्रभाव के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, समझ रहे हैं, अलग है, भिन्न है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी, ठीक है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी रुचियों में, ठीक है, योग्यताओं में, ठीक, और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। देखिए
क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, अलग है, भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि कोई भी दो विद्यार्थी, दो छात्र, दो शिक्षक या कोई भी दो व्यक्ति ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने प्रत्येक शिक्षार्थी को कहा है, यहाँ पर शिक्षार्थी का व्यक्ति, मानव, छात्र, बालक कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति, छात्र या शिक्षार्थी क्या है दोस्तों, अपनी रुचियों में एक समान नहीं होंगे, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का बिल्कुल ही अलग होता है, दोनों का इंटरेस्ट मैच नहीं करता। योग्यता, उनकी एबिलिटी अलग होगी, ठीक है, उनकी प्रतिभा अलग होगी उनके अंदर की। कोई बहुत ज्यादा होशियार होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, कोई सुपर होगा, ठीक है, एक्सीलेंट होगा। तो दोस्तों हर व्यक्ति की, हर छात्र की रुचियां, योग्यताएं, प्रतिभाएं क्या होती है, एक समान नहीं होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति विकास की दर में भी अलग होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 311, अल्पकालिक स्मृति में कितनी अवधि के लिए सूचना याद रहती है? अब ये कह रहे हैं अल्पकालिक, अल्पकालिक स्मृति जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अवधि का मतलब हो गया टाइम, समय के लिए सूचना याद रहती है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई चीज याद करते हैं ना तो हमें याद नहीं होती, रटते हैं ना, हम कभी याद नहीं कर सकते। अगर उससे रिलेटेड अगर हम किसी चीज को ध्यान में रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब हमें हमेशा क्या जीवन भर या मृत्यु तक हमें याद रहती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है, कितने समय यानी कितने टाइम के लिए आप किसी मैसेज को याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम 3 सेकंड या 3 सेकंड से कम, 3 सेकंड या कम, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर हमारे माइंड से 3 सेकंड के बाद में निकल जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए 312, सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन सा अभिप्रेरित करता है या कौन अभिप्रेरित करता है? देखिए, सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन अभिप्रेरित करता है? कोई भी चीज ले लीजिए जो हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? सीख रहे हैं ना। क्यों? इसके लिए कौन आपके लिए अभिप्रेरित कर रहा है? आपके लिए अभिप्रेरित कर रहा है आपका टेस्ट। टेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? जॉब के लिए। जॉब क्यों कर रहे हैं आप? खुद के लिए। तो दोस्तों देखिए, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। जिसके लिए आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने के लिए टेस्ट के लिए कर रहे हैं, टेस्ट आप जॉब के लिए कर रहे हैं, जॉब प्राप्त कर रहे हैं खुद की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। तो वही चीजें यहाँ पर सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित जो करता है वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने में ऐसे कर लेते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक। पर्सनल आपका स्टिमुलेशन। फिर देखिए 313, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण हैं। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण है, यानी कि उनके एक्सपीरियंसेस और उनके परसेप्शन क्या है? महत्वपूर्ण है। या विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र यानी कि हमारा क्रिटिकल एजुकेशन जो है वह है, उसका एक दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी यानी कि छात्र जो सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसके अनुभव और उसका परसेप्शन यानी कि उसका प्रत्यक्षीकरण किसी चीज का सोचने का क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए 314 दोस्तों, स्कूलों में मार्गदर्शन सेवाओं के प्रबंध के लिए शारीरिक अनिवार्य आवश्यकता क्या है? यह शारीरिक किस चीज की आवश्यकता है? अनिवार्य आवश्यकता क्या है? अनिवार्य आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जिसमें क्या है, स्कूलों में मार्गदर्शन सेवाओं के प्रबंध में, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे प्रबंधन होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात करें स्कूलों में मार्गदर्शन के लिए। मार्गदर्शन किसके लिए होता है? छात्रों के लिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके योग्यता प्राप्त शिक्षक, योग्यता प्राप्त शिक्षक, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों 315 हीमोफीलिया के प्रकार कौन कौन से हैं। हीमोफीलिया जो कि मैंने आपको बहुत बार हर क्लास में जाकर इसका जिक्र हो रहा है, हीमोफीलिया क्या है। तो दोस्तों देखिए हीमोफीलिया, ठीक है, जिसमें क्या है रक्तस्राव नियंत्रण नहीं रहता है, रक्तस्राव पर नियंत्रण नहीं हो पाता। तो इसके 3 प्रकार है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, ठीक है, हीमोफीलिया बी, और तीसरा है हीमोफीलिया सी। और तीनों का होने का कारण क्या क्या है, जो हमारे फैक्टर हमने पढ़े हैं इसमें तक के कारक जो पढ़े हैं, तो क्लाउटिंग फैक्टर जो है जो 13 प्रकार के है। तो हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर नंबर 8 के कारण, हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर नंबर 9 के कारण। नोट कर लीजिए, हर क्लास में आपको ये चीज बताई जा रही है, आ सकता है क्वेश्चन। और सी होता है फैक्टर नंबर 11 के कारण, ठीक है। इसके 3 प्रकार है हीमोफीलिया के, ए बी सी, ठीक। ए होता है 8, बी होता है 9 और सी होता है 11 के कारण, ठीक। नेक्स्ट देखिए 316 प्रश्न, रक्त में संक्रमण से संबंधित स्थिति क्या कहलाती है, यानी कि ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कहलाता है, वह कंडीशन क्या है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया देखिए दोस्तों, आपसे पहले हमने जो क्लास की थी उसमें हमारे पास प्रश्न था सेप्टिसीमिया इस कंडीशन किससे स्थिति है, तो रक्त में संक्रमण होने से। आज क्वेश्चन आ गया रक्त में संक्रमण से संबंधित स्थिति क्या कहलाती है, सेप्टिसीमिया। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 317, ग्लूकोमा किससे संबंधित है, ग्लूकोमा पढ़ा है ना कई बार हमने, बहुत सारा मतलब ज्यादातर क्वेश्चनों में हमने ग्लूकोमा पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमने विजुअल इंपेयरमेंट पढ़ा था उसमें भी ग्लूकोमा की कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। अब ग्लूकोमा किससे संबंधित है, ग्लूकोमा एक काला मोतिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे आंख की कोशिकाएं क्या क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो दोस्तों ग्लूकोमा नेत्र विकारों के समूह से संबंधित है, नेत्र विकारों के समूह से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन केवल इतना आ जाए ग्लूकोमा क्या है, और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा नेत्र विकारों का समूह, ठीक है, राइट कर देना उसको, चाहे कुछ भी बोल रखा हो, किसी प्रकार की क्षति, या अगर हाँ अगर आ जाए ग्लूकोमा से होने वाली समस्या कंडीशन, या उसका कारण, या क्यों होता है, उससे क्या होता है, ग्लूकोमा जैसी स्थिति होने से क्या हो जाता है, ये हमारे नेत्र की ऑप्टिक नसों को प्रभावित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे आंखों से मस्तिष्क तक जो सूचना पहुंचती है उस सूचना प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ग्लूकोमा नेत्र विकारों के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 318, बौद्धिक अक्षमता के शैक्षणिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो शैक्षणिक वर्गीकरण किया था, चिकित्सक था, मनोवैज्ञानिक था, एक शैक्षणिक था, 3 वर्ग में बांटा था। अब उन्होंने केवल शैक्षणिक वर्गीकरण को पूछा है कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। जैसे एक तो है हमारा एजू यानी कि शैक्षणिक, ठीक, और दूसरा है हमारा प्रशैक्षणिक, और तीसरा है हमारा अभिरक्षण, ठीक। अब इसमें हमने अब तक पढ़ा था EMR, TMR और कस्टोडियल, ठीक है। एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था, और तीसरा था हमारा कस्टोडियल, जिसमें क्या है हमने कुछ इस प्रकार के बच्चे जो उनका मानसिक स्तर के अनुसार निकाले थे, जिसमें बच्चे शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, कुछ प्रशिक्षण के लिए निकाले थे, और कुछ जिनका स्वयं दूसरों के स्वयं देख में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि हमारे 3 प्रकार वर्गीकरण, शैक्षणिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हो गए, ठीक है, और प्रशैक्षणिक बौद्धिक अक्षमता और अभिरक्षण बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। तो 3 प्रकार के भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखिए 319, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी एक विकास पर निर्भर हैं। पूछा है क्वेश्चन किस एक विकास पर निर्भर है, सबसे पहले सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी किस विकास पर निर्भर है। देखिए दोस्तों अगर कोई भी बच्चा, देखिए अगर किसी बच्चे का अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, अगर संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा।
तो ये सारे विकास हमारे शारीरिक विकास पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेट विकार किस विकार से संबंधित है? रेट विकार, अगर आपने अभी तक ऑटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है, ऑटिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, उसके मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, और टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है, और उसके कम्युनिकेशन मेथड्स क्या है, तो ये सभी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये रेट विकार क्या है? ऑटिज्म का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो किससे संबंधित है? ये ऑटिज्म से संबंधित है। ऑटिज्म यानी कि स्वैलीनता का एक प्रकार है रेट डिसऑर्डर। तो ये किससे किस विकार से संबंधित है? ऑटिज्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आज भी हमने 20 प्रश्नों पर बात की है, 20 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट किया है विद एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, औरों को भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।